नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ये हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट है। ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम अपने पूरे लेक्चर में कम से कम 3 टॉपिक्स ऐसे भी रखेंगे जिन करेंट अफेयर के क्वेश्चन का संबंध क्या हो, ट्रेडिशनल हो। ठीक है, ध्यान देना। जैसे हम पहले क्लास की इंट्रो में स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छी बात रही कि पहले 2 क्लास में आप सबने क्लासेस को कंटिन्यू किया। क्लास जरूर देखना, आपकी आधे घंटे जाएगा, बट विश्वास मानो जो काम मैं आपको करा दे रहा हूं आप आधे घंटे में नहीं कर पाएंगे। जैसे अब देखो, आज की क्लास के इंट्रोडक्शन में सिंपल सी बात समझो। अब यहाँ पे आपकी जीएसआई न्यूज में थी, तो हमने पूरी जीएसआई को तो यहीं तैयार कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि बीपीसीएल हमको पता है कि एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ पे महारत्न तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे जाए तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअली समाप्त करेंगे। ठीक है, कैपिटल्स वगैरह समाप्त करेंगे जो न्यूज में है। मतलब बहुत सी ऐसी ट्रेडिशनल चीजें जो हमको यहीं से जान लेना चाहिए। ठीक है, इस बार मैंने बहुत सारी चीजों को नोट कर लिया है ताकि क्लास 30 मिनट पार ना जाए। जैसे सेकंड क्लास 46 मिनट हो गई थी, वो नहीं होनी चाहिए, 30 मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा क्लास में। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग रीड करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जो अपने एक्सपीरियंस रहे कि इन 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ठीक है, उसको जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों में एक बार वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि वो लोग भी इसको देख सके। ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखो, हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पर्वतारोहियों के ऊपर, जो प्रसिद्ध तैराक है उनके ऊपर बन किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में। अब देखो कह रहा हाल ही में अंटार्कटिका में स्कीइंग करते हुए दक्षिणी ध्रुव तक यानी साउथ पोल तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला छात्रा कौन है। दादा, 2 बातें यहाँ पे बड़ा क्लियर बोला है। पहली बात क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा है कि स्कीइंग करते हुए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन। अगला लिखा है कि देखो, ये लिखा है कि सबसे कम और उम्र की भारतीय है। ठीक है, लेकिन विश्व स्तर पे देखेंगे तो विश्व स्तर पे दूसरी सबसे कम उम्र की महिला है। तो हो सकता है कल को यहीं आपको बता दे, लिख दे कि अंटार्कटिका में स्कीइंग करते हुए, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाली यह विश्व की पहली महिला है। लेकिन हम ध्यान देंगे ये विश्व की क्या है, विश्व की दूसरी महिला है। ठीक है, और भारत की पहली है। महिला मतलब छात्रा। ठीक है, छात्रा है लेकिन भारत की पहली है। मेरी बात समझ गए। तो एक तो यहां आपको फंसा सकता है, यहां फंसा देगा। ठीक है, हम जहां पे चीजों को बारीकियां गलती करा देना वहां थोड़ा फोकस करेंगे। अब यहां पे देखो 4 नाम लिखा है। यहाँ पे मालवत पूर्णा का नाम लिखा है, काम्या कार्तिकेयन का नाम लिखा है, शिवांगी पाठक का नाम लिखा है, ठीक है, और अदिति वैद्य का नाम लिखा है। तो ये इसका सही आंसर हो गया आपके काम्या कार्तिकेयन। ये आंसर तो अभी कौन है, आंसर है आपके काम्या कार्तिकेयन। ये उपलब्धि किसने हासिल किया है, तो काम्या कार्तिकेयन भारत की वो छात्रा है। ठीक है, भारत को छात्रा है जिन्होंने स्कीइंग करते हुए दक्षिणी ध्रुव की सफलतापूर्वक मतलब ये उपलब्धि हासिल की। ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग जाए पहले। ठीक है, उसके पहले एक चीज आप लोग ध्यान देना दोस्त, हम लोग यूपीआरओ और यूपीपीसीएस इन दोनों ही परीक्षाओं के जीएस को टारगेट करते हुए 100 आवर का एक जो इंटेंसिव रिवीजन बैच है वो लेके आए। इस बैच में हम 100 क्लास 100 घंटे डेली, बस 1 घंटे आपको देना है। ठीक है, हम प्रॉपर बाइलिंगुअल कंटेंट देंगे। ठीक है, आपको मैं जल्दी ही दिखा दूंगा कि हमारा प्लान क्या है, हम कैसे अपने कंटेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम देके हम अपने कंटेंट को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि परीक्षा ओरिएंटेड बना सके, उसको रिवीजन करके, ठीक है, आप हंसते खेलते जो एक 100 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, हम जो एवरेज लेके चले कि अगर हम नेट 100 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। हम उस टारगेट को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने ये क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। क्रैश कोर्स 3 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लेंगे नंबर ऑफ क्लासेस किसकी, किन टीचर्स की क्लासेस हैं। तो मैक्सिमम क्लासेस हम देखेंगे हमारे और रमन सर के द्वारा ली गई है। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी प्लस करेंट अफेयर, ये 3 चीज हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये एक बात है। स्क्रीन पे जो नंबर जा रहा है ना 7800043424, इस पे आप व्हाट्सएप कर देना, टीम संपर्क कर लेगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैसेज ज्यादा होता है तो नॉर्मली कितनी बार थोड़ा लेट रिप्लाई जाता है, तो परेशान मत होइएगा आप लोग। अब लोग आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली मैं जो फ्रेम करना चाह रहा था उससे थोड़ा इतर बन गया। ठीक है, अब देखना क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम ना एक उपलब्धि रखी है और उसी उपलब्धि पे मैं ये क्वेश्चन बना रहा था। ठीक है, क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, नीचे इंग्लिश भी है उसका। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होंगे। ठीक है, जैसे देखो भारत में जो फाइटर जेट्स है, जैसे हम लोग बात करें सुखोई 30 MKI की बात करें। ठीक है, यहाँ पे देखो राफेल की बात की गई है, राफेल की बात करें, या जो हल्का आपका कॉम्बैट है, लाइट कॉम्बैट है, उसका नाम है प्रचंड। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन भी आया है,
प्रचंड क्या है, ठीक है। तो ये लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली हम लोग कह सकते हैं हमारे फाइटर जेट है, जो भी कह लीजिए, ठीक है ना, ध्यान रहा। अब एक देखिए पेपर में क्वेश्चन क्या बन के आ सकता था, ठीक है, इन तीनों के बारे में पहले बात फैक्ट देखो। तो रिसेंट में क्या हुआ देखो, 2023 में सुखोई 30 MKI का यूज इन्होंने किया था, मतलब सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी, ठीक है। कब, कहां से, असम के तेजपुर से, असम के तेजपुर से, ये फैक्ट दिमाग में रखना, असम के तेजपुर से, ठीक है ना। तो एक तो ये फैक्ट अपने दिमाग में रखिएगा, हालांकि चांसेस है थोड़ा सा, ठीक है, आने का, ऐसा नहीं कि नहीं आने का, ठीक है। अब यहां पे देखो राफेल इन्होंने कहां से यूज किया, तो अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन से यूज किया। दूसरा फैक्ट याद करिए, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही आपको बता दूं, ठीक है। और इन्होंने जो प्रचंड हेलीकॉप्टर यूज किया वो जैसलमेर से किया, राजस्थान जैसलमेर से किया, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, इन तीनों ही हेलीकॉप्टर्स का यूज करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति है, ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली ये डिजाइन करने वाला था, ठीक है, लेकिन ठीक है वो नहीं हुआ, बट आप समझ जाना कि तीनों स्टेटमेंट सही है, यहां पे लिखा भी है, इन्होंने ये उड़ान भरी, इन्होंने ये उड़ान भरी, तो ये तीनों कथन इनके बारे में जो दिया गया है वो सही दिया है, क्योंकि नीचे लिखा ना, उपयुक्त में से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन विमानों से हेलीकॉप्टर भरी, अब की यहां पे लिखा है इन्होंने उड़ान भरी थी, सब में लिखा हुआ है ये फैक्ट सही, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, बस अपने दिमाग में क्या रखना है, मतलब हमको क्या क्या फैक्ट दिमाग में रखना है, हमको फैक्ट दिमाग में रखना है कि सुखोई 30 MKI से इन्होंने सबसे पहले उड़ान भरी। उसके बाद से ये क्या होते हैं, इनके द्वारा राफेल का यूज किया जाता है, ठीक है, इनके द्वारा फिर राफेल का यूज किया जाता है। सेकंड फैक्ट अपने दिमाग में रखेंगे। थर्ड फैक्ट जो अपने दिमाग में रखेंगे हम लोग कि इनके द्वारा प्रचंड जो लाइट कॉम्बैट है, प्रचंड इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों यूज करने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई। अच्छा, ये उसका इंग्लिश फॉर्म है यहाँ पे। तीसरा जो हमको ध्यान में रखना है, अभी हमको पता है कि बेस ईयर जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ठीक है, यानी जो आपका ठीक है, क्या पे ध्यान रखेंगे, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ठीक है, या आपको यहां पे देखोगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी ठीक है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। यहां पे लिखा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी WPI के बारे में लिखा है। इन तीनों के बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन बेसिकली जो बेस ईयर अभी चेंज हुआ है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इनका जो नया आधार वर्ष है CPI का 2024 कर दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि IIP का 2022-23 कर दिया गया है, और WPI का यानी थोक मूल्य सूचकांक का 2022-23 कर दिया गया, 2022-23 कर दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा यहां फोकस करेंगे इस चार्ट पे। मैंने एक अच्छे से चार्ट बना के आप लोग के पास रख दिया हूं। हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, पहले तो इस चार्ट को ही बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। यहां पे देखिए आप लोग IIP के बारे में लिखा है, ठीक है, यहां ये चार्ट आपका WPI के बारे में बता रहा है, और यहां पे ये कॉलम आपका CPI के बारे में बता रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान देना। देखिए पहले हम लोग ध्यान देंगे कि देखिए जो पहला जो ओल्ड बेस ईयर था, तो इसमें CPI का जो बेस ईयर था ना वो 2012 था, ध्यान। तो CPI का बेस ईयर पहले देखो, बाकी दोनों का बेस ईयर क्या है 2011 2012 था, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या था 2012 था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर था कितना था, तो 2012 था। ये बात समझ गए। तो चूंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछली बार भी सबसे अलग था, तो इस बार भी सबसे अलग इसका बेस ईयर इस बार 2024 है। बाकी दोनों का कितना है 2022-23, 2022-23। आप देखो 11 का दोगुना करो क्या आएगा 22 आएगा, 11 का 22 आएगा, और 12 का दोगुना करोगे कितना आएगा 24 आएगा। याद हो गया इजली, ठीक है। तो 2011-12 अब कल को आपके दिमाग में जाए कि एक ही डिफर है, वो कौन सा है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम ही तो कंज्यूमर है, ठीक है। तो सिंपल से CPI का जो आप समझो बेस ईयर है वो अलग है, ठीक है। बाकी दोनों के बेस ईयर सेम है, पहले भी सेम थे, अभी भी सेम है, ओल्ड और न्यू में दोनों में, ठीक है। अच्छा, जारीकर्ता पेपर उठाओ 2022 में क्वेश्चन बन क्या हुआ है, ठीक है। देखो IIP को जारी करने वाला कौन है, NSO। यहां पे चेंजिंग क्या है, यहां पे देखो IIP WPI और CPI में दो को जारी करता NSO है, ध्यान देना, दो का जारी करता कौन है, NSO है, ध्यान देना। बस अपने दिमाग में क्या रखना है हमको कि जब WPI, और पेपर में उस बार क्वेश्चन 2022 में आया था WPI के बारे में, तो WPI का जारी करता कौन है, आर्थिक सलाहकार और आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा। इसका जारी करता कौन है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। आर्थिक सलाहकार कार्यालय WPI का जारी करता है। तो हमने बेसिकली पूरा चार्ट तैयार कर लिया अपने लिए, पूरा चार्ट अपने लिए तैयार कर लिया। अब मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं बेसिकली NSO के बारे में, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई IIP और CPI इन दोनों ही इंडेक्स का जारी करता कौन है, तो वो NSO है। देखो NSO के बारे में हम लोग दिमाग में रखेंगे, NSO मॉस्पी के अंतर्गत काम करती है, यानी जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसके अधीन काम करती है। किसके अधीन, सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन काम करती है।
मई 2009 में ही एनएसओ बनाया गया था। एक्चुअली एनएसओ की जगह पिछली इसके पहले एनएसएसओ काम करती थी और सीएसओ काम करती थी। तो मई 2009 में, एक्चुअली उसके भी पहले थोड़ी हिस्ट्री देखें तो वर्ष 2000 में एक कमीशन बना था, जिस कमीशन का नाम था रंगराजन कमीशन। ध्यान देना, एक कमीशन बना था मेरे भाई, उस कमीशन का नाम क्या है? रंगराजन कमीशन। उस कमीशन का नाम है रंगराजन कमीशन। तो रंगराजन कमीशन का यह सुझाव था, क्या सुझाव था? कि भाई एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज किया जाना चाहिए, एनएसएसओ को और सीएसओ को मर्ज कर देना चाहिए। इसके मर्जर का सुझाव किसका था? रंगराजन कमीशन का था। वर्ष 2000 में यह सुझाव आया था और इसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने मई 2009 में, कब? मई 2009 में एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एनएसओ का गठन किया। तो हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखो यहां पे मैंने एक फैक्ट आपको बताया है कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है कब मनाया जाता है? 29 जून को। कब? 29 जून को। अच्छा बताएंगे क्या कि किसके जन्म दिवस पे ये 29 जून को मनाया जाता है? ठीक है, अभी मैं बता भी दूंगा मैंने कुछ। ठीक है, चलिए बहुत वो नहीं करते हैं, आंसर ये लिख ही देते हैं। पीसी महालनोबिस, महालनोबिस। ठीक है ना? तो इनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं। अब आइए हम लोग आंसर देखते हैं। तो बेस ईयर पे मैंने क्या बोला भाई? सीपीआई ही अलग है, तो सीपीआई यहां पे लिखा क्या है? 2024 लिखा है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। इसके ऐसे 2022-23 है, तो ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर डी हो गया। पीडीएफ देखिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर देना है और हमने जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे हम इसको लिंक किए हुए हैं पीडीएफ को। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ, वहां पे आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा, मतलब इन डिटेल सोचो जाना है। ठीक है, इसलिए अच्छा हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है इसके बेस 2025 में क्वेश्चन बन गया हुआ है। 2025 की खास बेसिकली आरओ में भी इस पे क्वेश्चन बना था इस टाइप का। क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि अभी हुआ क्या है कि जो भारत का विदेशी ऋण है, बहुत ध्यान देना, यहां आप देखो लिखा है, कह रहा जो भारत का विदेशी ऋण है उसके ऊपर आपको एक तथ्य लिखा है। तथ्य लिखा है, कह रहा है कि जो भारत का विदेशी ऋण है वो क्या है? वो कितना हो गया है? वो 65.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। कितना मेरे भाई? तो वो हो गया आपका 765, ठीक है, 765.5 बिलियन यूएस डॉलर। ये क्या हो गया है? ये हो गया बेसिकली भारत का विदेशी ऋण। ये भारत का विदेशी ऋण हो गया है। तो पहला फैक्ट दिमाग में रख लिया कि भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? 765.5 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, अच्छा तो जो भारत ने विदेशी ऋण लिया है ना, वो क्या है? वो हमने येन में लिया है, डॉलर में लिया है, यूरो में लिया है, भारतीय रुपए में लिया है और एसडीआर में लिया है। ठीक है, और क्या क्या है? एसडीआर में लिया है। एसडीआर बेसिकली समझ जाओ कि आईएमएफ की एक डिजिटल मनी है या जो भी। एसडीआर के बारे में चलो बाद में सोच समझ लेंगे, पहले हमको ध्यान लो हमने इस 5 फॉर्म में लिया है। लेकिन सर्वाधिक जो भारत का विदेशी ऋण है वो किसके बेस्ड है? ध्यान देना। तो नो डाउट कि भाई हमको दिमाग में क्या जाएगा कि भाई अमेरिकी डॉलर पहले नंबर पे होगा, अमेरिकी डॉलर पहले नंबर पे होगा। सर्वाधिक लोन हमने किसे लिया है? अमेरिकी डॉलर से होगा। तो सच्चाई भी है, हमने पहले नंबर पे हमारा कौन है? आपकी अमेरिकी डॉलर है, यानी यूएस डॉलर है। हमने लगभग 54.8% हमने जो अपना क्या लिया है? कर्ज लिया है, वो लिया है यूएस डॉलर में। दूसरे नंबर पे आपका भारतीय रुपया है, दूसरे नंबर पे भारतीय रुपया है और 30% के करीब में 30.1% हमने जो लोन लिया है वो किससे लिया है? वो भारतीय रुपए में लिया, वो हमने भारतीय रुपए में लिया है। तीसरे नंबर पे आपकी जो बारी आती है, अब देखो चलो हम लोग पहला और दूसरा को पहले मिलाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जब हम लोग पहले और दूसरे को मिलाएंगे तो हम लोग हमारा कहां आ जाएगा? दूसरा नंबर और दूसरे के बाद से चौथा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सी यानी कट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो डी भी आपका कट गया, डी भी आपका कट गया। क्यों भाई? 2 और 4 की वजह से, 2 और 4 की वजह से। अब हमको बस समझना ये है, यहाँ पे देखो लिखा है 3 लास्ट में है कि 5 लास्ट में है, बस यही सोचना हमको। ठीक है, 3 नंबर पे क्या आपका यूरो है, यूरो है। ठीक है, और 5 नंबर पे क्या आपका एसडीआर है, क्योंकि 3 एक तो आपका फिक्स हो गया ना, एक फिक्स हो गया किस कौन सा? जापानी येन। यानी तीसरा हमने जो बल्क में मनी लिया है वो तो हमने लिया किसमें? जापानी येन में।
तो भारत, अब ये इसके बाद से आपको परसेंटेज नहीं याद करना है, ठीक है, लगभग 6% करीब मैंने जापानी येन में लिया है, ठीक है। हमको दिमाग में रखना है, तीसरे तो हमारा हमको क्लियर हो गया कि जापानी येन है, तीसरे पे जापानी येन है, ये हमको याद हो गया। तो हम लोग कहते थे थर्ड पे आपको क्या है, थर्ड पे आपका जापानी येन हो गया। फोर्थ पे आप ध्यान देना आपका क्या है, एसडीआर है, और फिफ्थ पे आपका क्या है, यूरो है। ये हमारा लोन का क्रम हो गया। तो यानी क्या हो गया, हम इसको अरेंज करें तो 2 के बाद से 4 के बाद से 1 के बाद से 5 और 5 के बाद से आपका 3 यूरो का, ठीक है ना। ये हमारा क्रम बन के आ गया। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो गया, 2 4 1 5 3, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। सेम चीजें यहां पे इंग्लिश में लिखी गई हैं, ठीक है, ध्यान देना इंग्लिश वाला क्वेश्चन, तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट फैक्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये एक्चुअली सुनीता विलियम्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, सुनीता विलियम्स के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो, सुनीता विलियम्स तो वैसे बहुत तरीके से न्यूज में इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। हम अभी जो देखने वाले हैं हम वहां फोकस करते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं, देखो कह रहा है कि अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया, अपनी सेवानिवृत्ति की यानी रिटायरमेंट की इन्होंने घोषणा कर दी, ठीक है, सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। और इनका जो सेवानिवृत्ति है वो 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी भी हो चुका है। कब, 27 दिसंबर 2025 से। तो पहला जो फैक्ट आपको दिमाग में रखना है वो यही रखना है कि 27 दिसंबर 2025 से ये रिटायरमेंट क्या हुआ, प्रभावी हो चुका है, क्योंकि भारतीय मूल की है। आगे कह रहा है कि अगर हम इनकी यात्राओं की बात करें तो कह रहा है कि वर्ष 2006 में पहली बार स्पेस शटल डिस्कवरी से इन्होंने अपनी अंतरिक्ष उड़ान भरी थी, ठीक है, स्पेस शटल डिस्कवरी से इन्होंने अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। कह रहा है इसके, ठीक है, अपनी उड़ानों के दौरान कह रहा है कि इसके साथ ही वो अंतरिक्ष मैराथन दौड़ने वाली भी वो पहली महिला है, ठीक है, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली भी वो पहली महिला है। तो ये थर्ड फैक्ट हो गया इनके बारे में। अब तक अंतरिक्ष में कुल ये 9 स्पेस वॉक कर चुकी हैं, लगभग 62 घंटे की इन्होंने चहलकदमी की है। कितना, 62 आवर्स की, लगभग 62 घंटे की चहलकदमी की है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन सभी मिशनों के दौरान उन्होंने कुल कितना दिन अंतरिक्ष में बिताया। तो देखो बीच में होता कि ये गई थी तो भाई इनका जो स्पेसयान था उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। तो कुल इन्होंने 608 डे, कितना, 608 दिनों तक इन्होंने क्या किया है, अंतरिक्ष में बिताया। अब आपको क्या लगेगा कि सर ये दुनिया की में सर्वाधिक दिनों तक ये वो महिला होंगी या वो अंतरिक्ष यात्री होंगी जिन्होंने सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में समय गुजारा। आपका तो आंसर आएगा नहीं, ये दुनिया में दूसरी सबसे अधिक समय तक, ठीक है, अंतरिक्ष में रहने वाली मतलब अंतरिक्ष यात्री हैं, सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इनके पास है, ठीक है ना। पहली नहीं है, मतलब सर्वाधिक समय का रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, दूसरा बड़ा रिकॉर्ड इनके पास है, ठीक है ना। ये बात समझ गए हम लोग यहाँ पे पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखो वही सेम चीज लिखा है, 9 स्पेस वॉक, 62 आवर्स, ठीक है, दिसंबर में इतना में प्रभावी हो जाएगा, ठीक है, स्पेस शटल डिस्कवरी, सारे फैक्ट सेम टू सेम है, क्वेश्चन ही, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनालिटी का नाम है गजाला हाशमी। ये नाम याद रखना आप लोग, गजाला हाशमी ने अभी अमेरिकी राजनीति की उपलब्धि में, जैसे हमने जोहरान ममदानी के बारे में देखा था। जोहरान ममदानी क्या थे, तो ये न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने थे पहले, मतलब अमेरिकी हिस्ट्री में पहले, या हम लोग इसमें न्यूयॉर्क हिस्ट्री में पहले मुस्लिम थे और पहले क्या है बेसिकली एशियाई अमेरिकी मेयर भी थे। मतलब एक तो एशिया मुल्क हैं ये, दूसरे मुस्लिम। तो ये उपलब्धि किसके वास्ते, ये न्यूयॉर्क में थी। तो जैसे यहाँ पे लिखा ना न्यूयॉर्क, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जोहरान ममदानी, ये हम लोग खैर सब लोग जानते भी होंगे आप लोग, जोहरान ममदानी कुछ ना कुछ भारत के बारे में बोल ही देते हैं ये, ठीक है, ममदानी, ठीक है। ये क्या बने हैं, ये न्यूयॉर्क के मेयर बने थे, ठीक है। ये पहले मुस्लिम हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, ठीक है, पहले मुस्लिम हैं, ठीक है, और पहले एशियाई अमेरिकी भी हैं, या पहले मुस्लिम एशियाई अमेरिकी हैं। ये बेसिकली पहले मुस्लिम एशियाई अमेरिकी हैं, ये एशियन अमेरिकन है, ठीक है। और गजाला हाशमी कह रहा है
गजाला हाशमी अभी बनी कहाँ पे, तो वर्जीनिया की, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, ये वर्जीनिया की बनी है, ये फैक्ट दिमाग में रखिएगा। ये मैं गोला भी कर देता हूँ इसको बॉक्स में, आंसर सी इसकी वर्जीनिया सही है। कहला कि गजाला हाशमी क्या है, वर्जीनिया प्रांत की अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। क्या बनी है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। और इस पद तक जाने वाली क्या है, पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला है, पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला है। तो वो कौन है? वर्जीनिया प्रांत की बनी है गजाला हाशमी, ठीक है। आएंगे हम लोग 27वें नंबर क्वेश्चन पर। 27वें नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना, आपने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक, वो हीरो याद है आपको ना? बढ़िया से याद होंगे आप। देखो अभी हुआ क्या है कि टाइम मैगजीन ने एंटरटेनर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, एंटरटेनर ऑफ द ईयर, डेकेड घोषित कर देना चाहिए इनको, ठीक है। टाइम मैगजीन एंटरटेनर ऑफ द ईयर घोषित किया, किसको? तो लिखा है टॉम क्रूज को। अभी इतनी बड़ी पर्सनालिटी का नाम लिखा है, मैक्सिमम लोग यही मार देंगे, लेकिन बड़ी पर्सनालिटी का नाम इसलिए लिखा है ताकि आपसे गलत करा सके। यहां पे क्या लिखा है? लियोनार्डो डी कैप्रियो, कीनू रिव्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। इसके सही आंसर है आपके लियोनार्डो डी कैप्रियो के, ठीक। ये आपको इनका जो फोटो आप सर्च करोगे तो ये वही वाले हीरो है, टाइटन वाले हीरो है ये, ठीक है, लियोनार्डो डी कैप्रियो। ये हम लोग दिमाग में रखेंगे कि इन्होंने, ठीक है, ये ईयर के बेस्ट एंटरटेनर है, ठीक है, टाइम मैगजीन ऐसा बोल रही है। अच्छा 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए कुछ राजनीतिक नियुक्तियां आपको देते हैं। जैसे कह रहा है यहां पे कोस्टारिका के राष्ट्रपति की अभी की नियुक्ति हुई, ठीक है। स्लोवानिया के प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हुई, ठीक है। अभी युगांडा में इलेक्शन हुआ राष्ट्रपति का, और यहाँ पे बेनिन की राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई। तो हमने 4 देशों के यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली नियुक्तियां देख रहे हैं। देखो युगांडा हमको पता है क्या है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, बेनिन भी अफ्रीकन ही है, अफ्रीकन कंट्री है। लेकिन युगांडा के साथ विशेषता क्या मेरे भाई, कि ये लैंड लॉक कंट्री है, ध्यान देना, लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का नाम हमको, लैंड लॉक कंट्री का नाम हमेशा दिमाग में रखना है, भू आबद्ध देशों का नाम याद रखना चाहिए। अब देखो कोस्टारिका क्या है, देखो कोस्टल एरिया का मतलब होता है कि बेसिकली समुद्र तटीय एरिया, तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। तो भाई तटवर्ती क्षेत्र में क्या है, भाई हीरो हीरोइंस नाचते घूमते रहते हैं। तो लारा दत्ता से हम लोग दिमाग में रखेंगे लारा फर्नांडिस, ठीक है, लारा फर्नांडिस बनी है। ये पहला वाला सही है, स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। तो लारा फर्नांडिस कोस्टारिका की राष्ट्रपति बनी, ये बात दिमाग में रख देना। कोस्टारिका की कोस्टल एरिया से लारा दत्ता, ऐसे कुछ करके याद करना। हम लोग लारा फर्नांडिस की जगह, देखो फर्नांडिस भी हीरोइन है, लारा भी हीरोइन है, ठीक है। तो दोनों लोग का नाम हम लोग समझेंगे कि कोस्टारिका में घूम रही है, कोस्टल एरिया में घूम रही है। कोस्टारिका कहां देखोगे, जब आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका देखोगे तो पनामा के ऊपर आपको कोस्टारिका देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे जाएंगे, यहाँ पे देखिए जानेज यान्सा स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। जानेज यान्सा स्लोवेनिया, तो स्लो का मतलब होता है धीरे चलो, धीरे धीरे, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि अगर तेज चलोगे तो क्या जाने का डर है, जान जाने का डर है, जान जाने का डर है, ठीक है। तो ये भी इजिली याद हो जाएगा। योवेरी मुसेवेनी, ठीक है, योवेरी मुसेवेनी, ठीक है, मतलब ये युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं और 7वीं बार, लगातार 7वीं बार, ठीक है। वेरी मच टाइम तक ये चले बने हैं, ठीक है। तो याद देखना कि योवेरी मुसेवेनी, इनका नाम याद रखना, 7वीं बार ये टर्म्स भी याद रखना, ठीक है, आपको याद रखा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इसमें सही दिया है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है रोमुआल्ड वाडाग्नी, ठीक है, बेनिन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, रोमुआल्ड, ठीक है, वाडाग्नी बेनिन के राष्ट्रपति हैं। तो ये हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है, इसको याद कर लेंगे, ये भी आपका सही फैक्ट है। तो यानी आंसर में क्या है कि चारों तथ्य सही था, ठीक है, दिमाग में रखना। बाकी सब लोग राष्ट्रपति बने हैं, केवल स्लोवेनिया वाले प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। स्लोवेनिया वाले के नाम क्या है, उनकी जान जाएगी, अगर तेज चलेंगे तो जान जाएगी, ठीक है। और कोस्टारिका का तो हमने याद ही कर लिया, यावेरी मुसेवेनी का नाम थोड़ा सा हिंट लग जा रहा है, एक ही नाम आपको बेसिकली ज्यादा याद करना पड़ेगा, रोमुआल्ड वाडाग्नी, ठीक है, रोमुआल्ड वाडाग्नी। अच्छा भाई, ठीक है, अब ध्यान देना, अगला देखें। तो देखो यहाँ पे मैंने सबकी कैपिटल, यहाँ पे सबकी मैंने राजधानियां लिख दी हैं, ठीक है, सबकी मैंने राजधानियां लिख दी हैं, आप लोग याद कर जाना। बेनिन की राजधानी क्या हो गया, पोर्टो नोवा, युगांडा का कंपाला, स्लोवेनिया का, ठीक है, ल्यूब्लियाना, यहाँ पे सही से थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है, ल्यूब्लियाना, स्लोवेनिया का हो गया ल्यूब्लियाना,
ठीक है, और कोस्टारिका का सान जोस, कोस्टारिका की कैपिटल क्या है, सान जोस। तो बेनिन का पोर्टो नोवा, बेनिन का पोर्टो, युगांडा का कंपाला, ठीक है, ठीक है, स्लोवेनिया का ल्यूब्लियाना, स्लोवेनिया का ल्यूब्लियाना, कोस्टारिका के सान जोस। ये हमको याद कर जाना है ये सारे फैक्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट फैक्ट अब हमारा जो, यानी इसमें चारों सही है, तो चारों सही, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा। बस सही है, समझ गए। अच्छा, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। तो भाई इस बार अच्छे से काम कर लेना है। आपको मैं बता दूं कि एसडीएम, डिप्टी एसपी और आपका तीसरा, ठीक है, एसडीएम डिप्टी और एआरटीओ, जितनी समझ में आ रही है पोस्ट, 200 सीटें लगभग इसी की है, 200, आप समझिए। तो हम ईडी चोटी का जोड़ लगाएंगे, और जो भी मेरे भाई सीडीपीओ के लिए एलिजिबल हैं, जो भी मेरे भाई एलईओ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, उनसे बोलूंगा ये वैकेंसियां हर साल नहीं आती हैं, इनका कट ऑफ कम जाता है। आपके पास पीसीएस बनने का सबसे अच्छा अवसर है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, तो लगिए। अगर आप डाइट में हैं, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं हैं, ठीक है, चाहे वो डाइट में हो, चाहे वो आप पीईएस के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो सीनियर लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो, आप ईडी चोटी का जोड़ लगा दो, पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे। और ये लोग तो बाद में बीएससी के समकक्ष वाले आते हैं, तो बीएससी में भी शामिल हो जाते हैं, बीएससी बन जाते हैं। मेरे पास में बीएससी की भी इस बार पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, तो लग जाओ मेरे भाई, मतलब अच्छे खासे टाइम आपके पास, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आप प्रीलिम्स निकाल लो, ठीक है, मेंस के लिए आओ, हम लोग मिल के इतनी तबाही के साथ आंसर राइटिंग करेंगे कि मेंस नहीं रुकेगा। प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि 5 लाख लोग फॉर्म डालेंगे, 3 लाख लोग मैक्सिमम पेपर दे पाएंगे, 2 लाख तो डर जाएंगे। इस 3 लाख में अगर 1000 सीटें आ गई तो 15,000 मेंस लिखेंगे, कितना, 15,000। तो 3 लाख में से 15,000 आने का मतलब है कि 2,85,000 लोग यहीं से बाहर हो जाएंगे, 2,85,000 लोग, समझ गए। अब ये 15,000 लोग फाइट करेंगे, जो अच्छे से मेंस लिखेगा, इनमें से 3,000 क्या कहां पहुंचेंगे, इंटरव्यू में पहुंचेंगे, और यही अंतिम में जाके इनमें से 1,000 क्या होंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पहले तो हमारी लड़ाई है इस 15,000 में आने की, बाद में इस 3,000 में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। 29वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसको भी मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपको देना रहता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बरहम साली है, यहां पे एक पर्सनालिटी का नाम लिखा है बरहम साली, और यहां पे एक पर्सनालिटी का नाम लिखा है सरोजनी पद्मनाथन। अब देखो बरहम साली कौन है, तो ये इराक के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, इराक के क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। कह रहा है इन्हें क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, हमको पता है यूएन के 6 अंग है, उनमें एक क्या है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से, यानी ठीक है, सबकी सहमति से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी परिषद का इनको क्या बना दिया, उच्चायुक्त बना दिया, किसको, बरहम साली को, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये शरणार्थियों के ऊपर मरहम लगाएंगे, मरहम मतलब उनके दर्द, उनके जख्म को कम करेंगे, ठीक है, साली ये लिखा है, ठीक है, मरहम लगा के सहला देंगे तो मतलब दर्द कम हो जाएगा। तो हमको ऐसे दिमाग में रखना है, सारे फैक्ट्स याद नहीं हो पाएंगे, कुछ ऐसे दिमाग में कुछ कहानियां बनाओ, ठीक है। अब आ जाओ सरोजनी पद्मनाथन, ठीक है, तो नाम से ही क्या लग रहा है, थोड़ा सा संस्कृत टाइप का नाम लग रहा है। इनका काम क्या है कि हिंदू, ठीक है, एंडोमेंट्स बोर्ड की ये सीईओ बनाई गई है, हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड की सीईओ बनाई गई है। ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही लिखा है, हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड की सीईओ बनाई गई है। अब इसका सही आंसर क्या हो गया, फिर सी हो गया। ये फैक्ट को बहुत प्यारा था। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्या करता हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा का थोड़ा क्या इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि आपको तैयार कर लेना चाहिए, पीटी में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी व्यवस्था ऑलरेडी बना दी है। देखो क्या है, यूनाइटेड नेशन, पहले अपने दिमाग रखो, यूनाइटेड नेशन दिमाग रखो। देखो यूनाइटेड नेशन क्या है, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के कुल 6 अंग है। यूनाइटेड नेशन कितने होंगे, 6 अंग है। उनमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसने अभी क्या किया है, बरहम सालियों को क्या किया है, शरणार्थी जो आपकी परिषद है, उच्चायुक्त है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है, उसका हेड बना दिया उनको। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद तुमको बताया कि यहाँ पे 2 बॉडी होती है,
एक को हम लोग कहते हैं P5 जिनको हम लोग परमानेंट 5 कहते हैं, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, यूके है और फ्रांस है, ठीक है। और एक आपकी होती है 10। ये 10 जो होते हैं ये P से तो परमानेंट होता है, लेकिन ये 10 अस्थायी होते हैं। ये 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं, ठीक है ना। 2 साल इनका कार्यकाल होता है, 2 ईयर्स इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। जैसे भारत अभी इसी में शामिल होने के लिए मांग करने वाला है, नेक्स्ट वाला, ठीक है। अभी इस साल जो मतलब 5 हर साल 5 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, ठीक है ना। तीसरा यहाँ पे इकोशॉक है, सामाजिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो जज है ना, उनका कार्यकाल कितना? 9 साल का कार्यकाल होता है आईसीजे का। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि कितने साल मतलब कार्यकाल होता है, तो 9 वर्ष का आईसीजे के जजों का कार्यकाल होता है। फिर सचिवालय, फिर न्यास परिषद। न्यास परिषद तो अब निलंबित भी कर दी गई है, ठीक है ना, निलंबित भी कर दी गई है। अब ध्यान, तो क्वेश्चन है कि 6 अंगों में से किसका निलंबन हो चुका है? तो न्यास परिषद का निलंबन हो चुका है। अब देखो एक चीज समझा दो आपको, आप बोले सिर्फ बाकी किसी का हेडक्वार्टर नहीं लिखे, लेकिन आपने आईसीजे का हेडक्वार्टर लिख दिया, हेग में है। तो देखो रीजन क्या है कि जो यूएन के हेडक्वार्टर्स हैं सभी अंगों के, केवल आईसीजे को छोड़ के, इसको छोड़ के सभी अंगों के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? तो वो न्यूयॉर्क में ही है, वो न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। तो अब आओ हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जो लोग अंतिम तक जा रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लासेस को आपको बताओ ना, ये 30 मिनट की क्लास बनाने में आप समझो 30 से 40 मिनट की क्लास तो रिकॉर्ड होती है, बैकअप में 5-10 मिनट की तैयारी होती है, कंटेंट को एक अच्छे से कंटेंट को इनहेंस करने में आधे घंटे 1 घंटे लगता है, मतलब 2.5-3 घंटे काम करके आता हूँ आपके पास, ठीक है। तब आपको ये चीजें आधे घंटे में समझ में आती है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद से यूपी स्पेशल एक फैक्ट है कि जो जीएसआई है, जीएसआई क्या समझाऊंगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर किला है। पेपर में पीआईक्यू में यही क्वेश्चन है कि कालिंजर किला कहां स्थित है? बांदा जिले में। बांदा जिले में ये एक्चुअली आपका बुंदेलखंड का हिस्सा है, ठीक है। बुंदेलखंड में आपको देखोगे चंदेलों का शासन चलता था, ठीक है, चंदेल शासक हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो कह रहा है कि कालिंजर किले के आसपास राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल है। देखो एक बार आप देखोगे बुंदेलखंड के ऊपर क्वेश्चन बन गया हुआ है, बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा करनी थी, ये GS5 पे क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि अभी राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया गया है, यानी नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। किसको? कालिंजर फोर्ट को। किसको मेरी भाई? कालिंजर फोर्ट को। तो बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखो यहाँ पे BPCL जो कि एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, चलो अभी ये वाला फैक्ट हम लोग भी हटा देते हैं, ठीक है। आपको महारत्न कंपनी अभी न्यूज में आएंगी तो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि एक दूसरा फैक्ट यहाँ पे लिखा हूं कि BPCL ने अभी गुरुग्राम में, ठीक है, देश का पहला LPG ATM लॉन्च किया। तो बिल्कुल ये दोनों फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट थे, इसके लिए मैंने शामिल किया, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। BPCL ने क्या किया? BPCL एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। महारत्न कंपनियां 2009 से जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, ठीक है, उसको नेहरू जी ने मंदिर की संज्ञा दिया था। 2009 से महारत्न कंपनियों की नींव रखी गई, ठीक है। गुरुग्राम में एक LPG ATM को लॉन्च किया गया और BPCL 2009 से ही शामिल है महारत्न कंपनी इसमें, ठीक है। वर्तमान में मुझे लग रहा है लगभग 14 कंपनियां करीब में महारत्न हो गई हैं, 14-15। इसका एग्जैक्ट डाटा मैं बता दूंगा अभी, आप निश्चिंत रहना, मतलब आने वाली क्लासेस में, ठीक है। अब हमको समझना होगा GSI के बारे में। देखो GSI की स्थापना बहुत पहले की थी, 1851 में ही GSI का गठन कर दिया गया था, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय से अटैच्ड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग से, यानी जो खान मंत्रालय ना, बेसिकली GSI का गठन ही किया गया था कोयला उत्खनन के लिए। इसी को देखेंगे, ठीक है। जो इसका ऑफिस है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसका ऑफिस है वो वेस्ट बंगाल में है, इसका ऑफिस वेस्ट बंगाल। आप मुझे बताओगे क्या कि भाई एग्जैक्ट इसका ऑफिस कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में कहाँ पे है? ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी इसका ऑफिस कहाँ पे है? चलो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, आप बताना, ठीक है, ठीक है, बताना। अब देखो जो इसके रीजनल ऑफिस है, 6 इसके रीजनल ऑफिस है। इसके 6 रीजनल ऑफिस में यहाँ पे पहला रीजनल ऑफिस लखनऊ है, फिर जयपुर है, फिर नागपुर है, फिर हैदराबाद है, फिर कोलकाता है, फिर शिलोंग है। ये 6 क्या है? ये 6 इसके रीजनल ऑफिस हैं, किसकी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 6 रीजनल ऑफिस है। लखनऊ 1, जयपुर 2, नागपुर 3, हैदराबाद 4, कोलकाता 5 और शिलोंग 6। ये इसके रीजनल ऑफिस हो गए GSI के, ठीक है ना।
अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, जैसे मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है, तो वहां पे आपको कालिंजर का किला एक्चुअली चंदेलों से संबंधित मैंने पहले बताया। देखो यहाँ पे मैंने चंदेल एक शासक था, उसका नाम था विद्याधर। मैंने 3 शासकों का नाम लिखा है विद्याधर। देखो महमूद गजनवी का विद्याधर से सामना हुआ था। महमूद गजनवी ने, ठीक है, गजनवी ने अटैक किया था और विद्याधर और गजनवी के बीच में एमओयू हुआ था, समझौता हुआ था। परमार्द देव के ही टाइम में, ठीक है, परमार्द वर्दी देव चंदेल शासक थे, इनके टाइम में ऐबक ने अटैक किया था इनके ऊपर। किसके ऊपर? ऐबक ने अटैक किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, गुलाम वंश का पहला शासक। ऐबक ने अटैक किया था और परमार्द देव को इसने पराजित कर दिया था और अपने नियंत्रण में ले लिया था। ऐबक ने अटैक करके क्या किया था? अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो यानी कह सकते हैं कि जो चंदेल है वो मुस्लिम राज्य के अंतर्गत कब गया? तो ऐबक के समय गया, ऐबक के समय गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहां पे देखो एक चंदेल शासक था, मतलब बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि कालिंजर का जो चंदेल कालिंजर का शासक था, उसका नाम था कीरत सिंह। कालिंजर का शासक था, कालिंजर का शासक था, चंदेल नहीं, यहाँ पे कालिंजर शासक यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये कालिंजर शासक था, कालिंजर का शासक था कौन? कीरत सिंह। और इसी के समय क्या हुआ था? शेरशाह सूरी ने अटैक किया था, शेरशाह सूरी ने अटैक किया, ठीक है, कीरत सिंह के ऊपर, और कीरत सिंह को पराजित भी कर दिया था, ठीक है। लेकिन ठीक है, उक्ता या उकला करके एक कोई ऐसा गोला है, मतलब जैसे आप पिक्चर में देखते हो, वो ऐसे एक बड़ा सा हाथ टाइप होता है, यहाँ पे वो गोला रखा जाता है और ऐसे फेंका जाता है। बाहुबली में भी आपने देखा होगा इसको, ठीक है। तो वही गोला फेंका गया और वो कालिंजर के किले की दीवार से टकरा के वो गोला क्या हुआ? खुद शेरशाह सूरी के ऊपर गिर गया और शेरशाह सूरी उसमें बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ। युद्ध तो जीत गया, लेकिन शेरशाह सूरी अपनी जान से हाथ धो बैठा, कीरत सिंह, ठीक है, कीरत सिंह के समय। तो इस तरीके से आज की करंट अफेयर की क्लास समाप्त हो गई। उम्मीद करेंगे आपको चीजें अच्छी लगी हो। पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की बात हो, क्रैश कोर्स की बात हो, ये सब हमने स्टार्ट कर दिया है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।